दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं नीट 2008 के बायोलॉजी सेक्शन के चौथे पार्ट का सॉल्यूशन। पहले यूनिट में 200 प्रश्न आते थे, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी के। इससे पहले 1 से 25, 26 से 50 और 51 से 75 तक के सॉल्यूशन की वीडियो बनाकर अब तक अपलोड कर चुका हूँ। आज शुरू करते हैं 76 से। यह है नीट 2008 के बायोलॉजी सेक्शन का 76वां प्रश्न। अंकुरणशील बीजों में वसा अम्लों का निम्नीकरण केवल इसके भीतर ही होता है। तो यह है ग्लाइऑक्सिसोम, जिसमें अंकुरणशील बीजों में वसा अम्लों का निम्नीकरण होता है। तो यह है ग्लाइऑक्सिसोम यीस्ट है। ये न्यूरोस्पोरा तथा बहुत से उच्च पादपों के तेली बीजों में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण क्या करता है? तो यह है सहायक कोशिकाएं अणुकोशिका के पार्श्व में स्थित होती हैं, जिसमें अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें तंतु रूप उपकरण कहा जाता है। निषेचन के समय सहायक कोशिका का तंतु रूप उपकरण परागनलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में एक जैव ईंधन की तरह इस्तेमाल करने का परीक्षण किया जा रहा है? तो जैव ईंधन जैविक उत्पत्ति के वे पदार्थ हैं जो ऊष्मा एवं ऊर्जा के अन्य रूपों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैट्रोफा, यूफॉर्बिएसी के सदस्य आदि पौधे प्रकाश संश्लेषण से उत्पादित पदार्थों के कुछ भाग को दूध जैसे पदार्थ लेटेक्स में परिवर्तित कर देते हैं, जैव ईंधन के रूप में काम आ सकता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी होता है? पराग का बाह्यचोल मुख्यतः स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो कैरोटीनॉयड के ऑक्सीकरण बहुलीकरण से बनता है, जो एंजाइम के लिए प्रतिरोधी होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। प्रत्यर्थ प्रौद्योगिकी क्या है? तो एक जीन से अनुरेखण द्वारा बने संदेशवाहक आरएनए के पूरक आरएनए अणु का संश्लेषण प्रत्यर्थ प्रौद्योगिकी के द्वारा होता है। जब कभी आरएनए के एक ऐसे अंश का जो अनुक्रम में पूरक प्रकार का हो किसी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में इस्तेमाल किया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। उत्परिवर्तन अध्ययनों के लिए द्विगुणितों की तुलना में अगुणित अधिक उपयुक्त होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि, तो इसका कारण हम ऑप्शंस में देखेंगे। तो ये कारण हमारे दिए गए हैं। जनन कर सकने की दृष्टि से द्विगुणितों की तुलना में अगुणित अधिक स्थिर होते हैं, ये गलत है। उत्परिवर्तनों का अगुणितों में प्रवेश करना उससे कहीं ज़्यादा कारगर रूप में होता है जितना कि अन्यथा द्विगुणितों में, ये भी गलत है। अगुणित पौधे उत्परिवर्तियों के चयन के लिए सहायक हैं, क्योंकि इनमें प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों प्रकार के लिए दृष्टिगत होते हैं। तो सभी उत्परिवर्तन, चाहे वे प्रभावी हों चाहे अप्रभावी हों, अगुणितों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए उत्परिवर्तनों के अध्ययन के लिए द्विगुणितों की तुलना में अगुणित अधिक उपयुक्त होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संघ एनिलिडा की विशिष्टता नहीं है? तो एनिलिडा जंतुओं का शरीर लंबा, द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय, वास्तविक सीलोम युक्त तथा मेटोमेरिक सखंडता वाला होता है। तो संखंडता होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र बंद होता है, ये भी है। तथा तंत्रिका तंत्र एक जोड़ी सेरेब्रल गैंग्लियन तथा गैंग्लिया एवं पार्श्व तंत्रिकाओं युक्त एक द्विक अधर तंत्रिका रज्जु से बना होता है। तो ये भी विशिष्टता है संघ एनिलिडा की। तो ये हमारी बचती है कूटसीलोम, ये विशिष्टता नहीं है एनिलिडा, संघ एनिलिडा की। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। पौधों में पुष्पन होने में दिन की लंबाई का महत्व सर्वप्रथम किस में प्रदर्शित किया गया था? तो सर्वप्रथम गार्नर एवं एलार्ड ने दीप्तकालिता की खोज की थी। उन्होंने देखा कि तंबाकू की एक प्रजाति केवल कृत्रिम अंधकार द्वारा प्रकाश अवधि को कम करने पर ही पुष्पन करती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। मानवों में रक्त का पश्च महाशिरा में से अनुशिथिलनी दाहिने अलिंद में से पहुंचना किसके कारण होता है?
तो ये होता है हमारा पश्चिम महासागरीय तथा अलिंद के बीच के दाबांतर के कारण। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस एक में संबद्ध प्राणी का सही वर्णन किया गया है? तो ये है हमारे केंचुआ, आहार नल में केरामवत बाघ, ग्रीष्णी, ग्रीसिका, जठर, गिजड़ तथा आंत्र आते हैं, तो ये गलत है। मेंढक की देह 3 भागों शीर्ष, गर्दन और धड़ में विभाजित होती है, ये नहीं होती, गर्दन इसकी नहीं होती है। चूहा बायां वृक्क दाहिने वृक्क की अपेक्षा थोड़ा ऊपर से होता है, ये भी गलत है। तो ये है हमारा कॉकरोच। जो कॉकरोच का श्वसन तंत्र जो है श्वसनाल, श्वसनिका तथा श्वास रंध्रों से मिलकर बना होता है। कॉकरोच में 10 जोड़ी श्वास रंध्र यानी 2 जोड़ी वक्ष पर तथा 8 जोड़ी उदर पर होते हैं। तो ये हमारा जो संबद्ध प्राणी का यानी कॉकरोच का जो वर्णन है वो सही है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। यह प्रश्न है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकना किससे संभव हुआ? तो डीएनए लाइगेज से संभव हुआ है ये, क्योंकि डीएनए लाइगेज एंजाइम एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन को प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ने का कार्य करती है। यह 2 न्यूक्लियोटाइडों में मध्य फास्फोडाइएस्टर बंध बनाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। रजोधर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो सामान्य रजोधर्म में लगभग 40 मिली रुधिर एवं 35 मिली सीरस द्रव स्रावित होता है। रज आसानी से थक्का नहीं बनाता है, और ये क्या है, रज आसानी से थक्का बन जाता है। तो ये जो बी ऑप्शन में जो दिया गया है वो कथन गलत है, क्योंकि अवखंडित गर्भाशय अंतस्तर पदार्थ के साथ एक फाइब्रिनोलाइसिन स्रावित होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस एक संघ को उसके 2 सामान्य अभिलक्षणों से सही मिलाया गया है? आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। एक आर्थ्रोपोडा जंतु का शरीर शीर्ष, वक्ष एवं उदर में विभाजित और श्वसन का वातकों द्वारा होना, ये 2 सामान्य अभिलक्षण हैं आर्थ्रोपोडा के। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के पदों को उनके आगे दी गई अंगों की श्रेणी से सही मिलाया गया है? बोगनविलिया का कांटा तथा कुकुरबिटा के प्रतान, ये हमारे समजात अंग हैं, संवृत्ति अंग नहीं है। तो ये गलत मिलाया गया है। मानव नेत्र में निमेशक झिल्ली अवशेषीय अंग है, अंधबिंदु अवशेषीय अंग नहीं है। तो ये भी गलत है। केंचुए के वृक्क तथा कॉकरोच की मैलपीघी नलिकाएं उत्सर्जीय अंग हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। मधुमक्खी के पंख और कौवे के पंख समजात अंग नहीं है, बल्कि ये संवृत्ति अंग हैं। तो ये डी ऑप्शन भी गलत है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरणीय फास्फोरिलेशन की रसोपरासरणी युगलन परिकल्पना में प्रस्तावित किया गया है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी इसलिए बनता है क्योंकि। तो पीटर मिचेल ने ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन द्वारा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट संश्लेषण की सर्वाधिक मान्य रसोपरासरणी युगलन परिकल्पना प्रतिपादित की। इस यानी पीटर मिचेल की परिकल्पना के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित एटीपी संश्लेषण के लिए सक्रिय होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। जैव चिकित्सीय प्रौद्योगिकियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रश्न है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से 2 कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से 2 कथन कौन कौन से सही हैं? तीसरा कथन है वो सही है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी यानी CAT से देह के एक सेक्शन के रूप में विस्तृत भीतरी संरचना दिखाई पड़ जाती है। तो तीसरा जो कथन है वो सही है। चौथे कथन में दिया गया है, एक्स किरणों के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथियों एवं फेफड़ों जैसे अंगों का स्पष्ट एवं विस्तृत प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। चौथा कथन भी हमारा सही है। तो ये है हमारा प्रश्न, ऊपर दिए कथनों में से कौन से 2 कथन सही हैं? तो तीसरा और चौथा सही है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। खाद्य श्रृंखलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें एक क्षेत्र में 80% बाघों को हटा दिए जाने पर वहाँ की वनस्पति में भारी वृद्धि हो जाएगी। तो बाघ तो मांसाहारी होता है, तो
वनस्पति में वृद्धि नहीं होगी, तो ये कथन है वो सही नहीं है। अधिकतर मांस भक्षियों के हटाए जाने से हिरणों की आबादी बढ़ जाएगी, ये सही है, क्योंकि मांस भक्षी हट जाएंगे तो हिरणों की आबादी बढ़ जाएगी। तीसरा कथन है खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सामान्यतः 3-4 पोषण स्तरों तक ही सीमित होती है, जो ऊर्जा हानि के कारण होती है, तो ये सही है, क्योंकि एक खाद्य श्रृंखला उत्पादक शाकाहारी तथा मांसाहारी से मिलकर बनी होती है और ये सामान्यतः 3 से 4 पोषक स्तरों की बनी होती है, तो ये कथन भी हमारा तीसरा सही है। चौथे कथन में क्या है, खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई 2 से 8 पोषण, ये गलत है, तो दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से 2 कथन सही हैं, तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। एस्केरिस की क्या विशेषता है, तो एस्केरिस में न तो वास्तविक सीलोम होता है और ना ही विखंडन अवस्था पाई जाती है, तो ये हमारा जो बी ऑप्शन में जो कथन है वो ही विशिष्ट सही है एस्केरिस की, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। कुछ मरुस्थलीय प्राणियों जैसे कि कंगारू रेट के विषय में 4 कथन दिए गए हैं, विचार करना है। उनका रंग गहरा काला होता है तथा वे ठोस मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, ये कथन जो है वो सही नहीं है। वे पानी नहीं पीते, धीमी गति से सांस लेते हैं ताकि जल का संचरण हो सके, उनका शरीर मोटे मोटे बालों से रहता है, ये भी गलत है। ये है हमारा तीसरा जो कथन है वो, वे शुष्क बीज खाते हैं और उन्हें पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो है शुष्क बीज खाते हैं, इनको अधिकांश जल इनके द्वारा खाए गए शुष्क बीजों के कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, इसलिए ये पानी नहीं पीते हैं, तो तीसरा ऑप्शन वो तीसरा कथन सही है। चौथा है कि वो बहुत सांद्रित मूत्र का त्याग करते हैं और वे अपने देह का तापमान को नियमित करने में पानी का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये चौथा कथन भी सही है। तीसरा चौथा कथन सही है। देखते हैं आंसर में इन कथनों में से कौन से 2 कथन सही हैं। तीसरा और चौथा कथन इसका सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। आदि जीवों जैसे कोएसरपेटों तथा माइक्रोस्फीयरों की विशेषताओं के विषय में, जैसा कि जीवन के अजैविकीय उद्भव के बारे में विचार जाता है, तो इसमें क्या गलत है, तो जंतुओं के शरीर के बाहर के वातावरण की बदलती दिशाओं में भी शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखने में और संतुलित बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया को होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो वे जो है वे अपने भीतर एक आंतरिक पर्यावरण कायम रख सकते थे, तो ये जो कथन है वो गलत है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए जा रहे 3 प्राणियों के किस एक समूह में सभी को उनके एक अभिलाक्षणिक आकारिकीय लक्षण से सही मिला गया है, तो पहले ऑप्शन में है, तो ये आकारिकीय लक्षण है द्विपार्श्व सममिति, तो ये होता है यकृत, पड़ाव और टीनिया में, तो यहाँ टीनिया नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन पहला गलत है। अगला है संधिस्थ उपांग, तो संधिस्थ उपांग होते हैं झींगा, कॉकरोच और बिच्छू में, तो ये भी गलत है। अगला लक्षण है अधर ठोस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो ये होता है बिच्छू, मकड़ी, कॉकरोच, तो ये प्राणी हमारे आकार के लक्षण से सही मिलान कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। और ये होता है विखंडी खंडी भवन, तो ये होता है एनिलिड जंतुओं में, तो ये भी गलत है। निम्नलिखित में से किस एक में फल कक्ष में अधोवर्ती अंडाशय से विकसित और उसके बीच गुदेदार बीजावरण वाले होते हैं, तो बेलोस्टा बहुअंडपी, युक्तांडपी, बहुकोष्ठी तथा अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है। इसमें बाह्य फल भित्ति कठोर हो जाती है। अंतःफल भित्ति कोष्ठकों के अंदर बीजों के बीच बीच में पतली झिल्ली के रूप में पाई जाती है। बीजों के बीज चोल या वाह्यचोल रसीले तथा खाने योग्य होते हैं, जैसे कि अनार, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में संपूर्ण वैश्विक ऊष्मायन में कुल 4 में से 2 हरितगृह गैसों के योगदान की सही प्रतिशतता दी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में होने पर मोटा आवरण बना लेती है तथा पृथ्वी से वापस होने वाली ऊष्मा को रोकने लगती है, इसलिए पृथ्वी के इस क्षेत्र का तापमान बढ़ने लगता है। इसे हरितगृह प्रभाव कहते हैं।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह 40% होती है और CH4 यानी मीथेन 20% और CFC 30% नहीं होती, ये गलत है। CFC होती है हमारी 14%, ये सही है, और मीथेन 20%, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। निर्वाहशील यानी टिकाऊ विकास विषय पर विश्व सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था? निर्वाहशील विकास विषय पर विश्व सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका तथा विश्व सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। तो ये हमारा जो निर्वाहशील विकास विषय पर विश्व सम्मेलन हुआ है वो 2002 में वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ये है हमारा 100वां प्रश्न और बायोलॉजी पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यह निम्नलिखित में से किस एक में क्वेरकस की जातियां एक प्रभावी घटक होती हैं? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां ताप व वर्षा पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जैसे कि क्वेरकस। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों ये है हमारे 2008 का नीट प्रश्न पत्र का बायोलॉजी पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी करें उनको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।